सल्फाइड सॉल्ट में भी डाइल्यूट एसिड डाल दो तो सल्फर डाइऑक्साइड आ जाएगा। बट लैब प्रिपरेशन ऑफ गैसेस का जो है स्टूडेंट की सिलेबस में होता है, उसमें अमोनिया होता है, HCl होता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड कभी नहीं होता है। लैब प्रिपरेशन के सिलेबस में सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिया जाता है, हालांकि बहुत इजी बनाया जा सकता है। रीजन इज बिकॉज ये पॉइजनस है। थोड़े से ज़्यादा डोज आते ही ना, अगर आप ब्रीथ कर लिए तो फिर आपको चेस्ट पेन होगा पूरा। आई हैव एक्सपीरियंस इट, चेस्ट पेन होता है सल्फर डाइऑक्साइड। यही तो सल्फर डाइऑक्साइड ही है जो कि वोल्केनिक इरप्शन से प्रॉब्लम करता था। वोल्केनिक इरप्शन से मोस्ट पॉइजनस गैस बिसाइड्स द हॉट लावा को छोड़ के अगर कुछ गैसेस की वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, ये सल्फर डाइऑक्साइड ही है। सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर को बाइबल की लैंग्वेज में ब्रिमस्टोन कहा गया है। तो बहुत केमिस्ट्री किताब सल्फर को ब्रिमस्टोन लिखते हैं। बाइबल की लैंग्वेज वही है सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। जब हम लोग पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन, मेरे साथ लिखिए। आपकी वहां लाइटनिंग हो रही है? Yes. Preparation. अच्छा। Sulfur dioxide can be easily prepared in the lab, but it is poisonous. अच्छा चीज 2-3 पढ़ाऊंगा इसके अंदर। In the lab, but it is poisonous. ताकि आप यूजुअली बनाओगे नहीं। कॉपर प्लस सल्फ्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड, तो कॉपर सल्फेट, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर। मेटल को एसिड से रिएक्ट करने से हाइड्रोजन निकलता है, बट कॉपर के साथ नहीं निकलेगा। माय रिएक्शन इज कंप्लीट, लेकिन मैंने बैलेंस नहीं किया। मैंने आपको पहले से बोला है कि बैलेंस नहीं करूंगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट सबके साथ कंप्लीट है रिएक्शंस। तो कॉपर को सल्फ्रिक एसिड के साथ हीट करोगे तो पूरा सल्फर डाइऑक्साइड आता है। ऑल्सो आप चाहो तो किसी भी सल्फाइड सॉल्ट को भी ट्रीट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई सल्फाइड ले लिया आप, कैल्शियम सल्फाइड लो, पोटेशियम सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड। सल्फाइड को तो आप डाइल्यूट एसिड ही दे दो, ये तो डाइल्यूट से चला जाएगा। मुझे ये समझ में कैसे आ रहा है डाइल्यूट से जाएगा या कॉन्सेंट्रेटेड से जाएगा, मुझे कैसे समझ में आ रहा है ये ना, आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर से मुझे लिंक दिख रहा है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर इसका लिंक है कि सल्फाइड डाइल्यूट एसिड से डिकम्पोज हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। ऐसे चाहो तो भी सल्फर डाइऑक्साइड आ सकता है। पायराइट बर्निंग भी हो सकता है। पायराइट का मतलब कोई भी सल्फर कॉन्टेनिंग मिनरल, जैसे Fe2 प्लस O2 बर्न करो आप, बनेगा Fe2O3 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ से भी सल्फर डाइऑक्साइड आ जाता है। होगा कोई भी पायराइट कॉन्टेनिंग मिनरल को बर्न करने से सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, बट वो है प्रिपरेशंस। प्रॉपर्टीज में पहला प्रिपरेशंस का पहला पॉइंट क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड इज डिहाइड्रेटेड using concentrated sulfuric acid or phosphorus pentoxide, not by quicklime. Quicklime is calcium oxide. These are the very popular drying agent. Concentrated sulfuric acid, phosphorus pentoxide, quicklime and anhydrous calcium chloride. But you cannot use quicklime because quicklime reacts with sulfur dioxide to produce calcium sulfide. So not by quicklime, not by quicklime. अगर आप एमोनिया में चले जाओगे, एमोनिया में ड्राइंग क्विकलाइम ही होता है। सल्फ्रिक एसिड P2O5 आप यूज नहीं कर सकते, एसिडिक सब्सटेंस एमोनिया के साथ रिएक्ट कर लेंगे। Your selection of drying agent should be such that it can successfully remove water without actually reacting with the gas concerned. Sulfur dioxide is an acidic gas. So I can safely use any acidic drying agent, considering that an acidic drying agent will not interfere with sulfur dioxide, which is also acidic in nature. But quicklime is basic, तो कर लेगा reactions. Even आप और एक काम कर सकते हैं, और चाहे तो एक और जोड़ सकते हैं। यहाँ पे और जोड़ देता हूँ एक और, anhydrous calcium chloride. These are the most popular drying agent for sulfuric, P2O5, anhydrous calcium chloride, quicklime. बट तू quicklime यहाँ यूज नहीं करेगा, तो चाहे तो इसको एकदम कर, लेकिन एकदम मार्क करके
क्विकलाइम तुझे यूज नहीं करना है, बाकी तीनों कर सकता है। वही रीजन इज वेरी सिंपल, इट इज आल्सो एसिडिक इन नेचर, तो क्विकलाइम से रिएक्ट कर लेगा। नाउ आई विल कम टू द प्रॉपर्टीज। हाँ सर बोलो। सर वो सेकंड वाला रिएक्शन में कैल्शियम है कि कॉपर है? सेकंड वाला रिएक्शन में ये अच्छा, ये कैल्शियम गलती से मैंने ऊपर से लिख दिया कैल्शियम। अच्छा, तो सल्फर डाइऑक्साइड बना। अब से सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रॉपर्टीज। अच्छा सुनो, आगे मैं बढ़ूं तो मुझे बताओ कि सल्फर डाइऑक्साइड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और बोथ? एकदम सारे बच्चे सुने इधर, सारे बच्चे इधर सुने। पी ब्लॉक में ना इस चीज को समझना बहुत आसान है। पी ब्लॉक में इस चीज को समझना बहुत आसान है, डी ब्लॉक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। क्या करना है आपको पी ब्लॉक में? अगर आपको सल्फर कंपाउंड से बात करनी है, you know atomic number of sulfur is 16, configuration is 286, so there are 6 electrons in the valence shell of sulfur. The p block elements have a tendency to exhibit highest oxidation state that is equal to the number of electrons present in the valence shell, that is +6, and no such element can have an oxidation state more negative than the number of electrons required to complete its octet. मतलब -2 से नीचे नहीं जा सकता वो सल्फर, -2 से नीचे नहीं जा सकता, +6 से ऊपर नहीं जा सकता। वैलेंस शेल में जितनी इलेक्ट्रॉन से उतना मैक्सिमम है, और जितनी डालने से ऑक्टेट हो जाता है उतनी मिनिमम है। ना ऊपर जा सकता है ना नीचे जा सकता है। दिस गिव्स मी एन इंट्यूशन, एन आइडिया हाउ टू प्रेडिक्ट whether a particular substance is going to behave as an oxidizing agent and reducing agent. Now you can see here sulfur is in +4 state. You can easily notice that is an intermediate oxidation state of sulfur. Highest is +6, lowest is -2. So it can move to higher state, that is +6. So when it moves to higher state, it gets oxidized and it can behave as a reducing agent. And when it can also move to lower state. When it moves to lower state, it is reduced and it can behave as an oxidizing agent. So it can behave as both. This analogy can be safely applied for a number of substances. Number of substances. कितना आराम से लिखता हूँ देख। एमोनिया, अच्छा ये reducing agent है। नाइट्रिक एसिड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रस एसिड ये बोथ है। NO2 ये बोथ है। सल्फर ट्राइऑक्साइड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H2S ये रिड्यूसिंग एजेंट है। परफ्लोरिक एसिड इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। मैं ऐसे समझ लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ। कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ? नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2-5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैक्सिमम तेरा +5 हुआ, मिनिमम तेरा -3 हुआ। आई रिपीट, 2-5, वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसी को ही मैक्सिमम बोलना, और कितना डालने से ऑक्टेट होता है उसको मिनिमम बोल, -3। तो नाइट्रोजन देखिए यहाँ -3 में है, पूरा नीचे है। नीचे थोड़ी और नीचे जाएगा, और जाने की रास्ता नहीं। अब कुछ भी करे तो ऊपर ही जाएगा। ऊपर जाने का मतलब खुद ऑक्सीडाइज होगा। अगर खुद ऑक्सीडाइज हुआ तो दूसरों को तो रिड्यूस ही कर सकता है। ये +5 में है, और कहाँ जाएगा तो ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो जो भी करेगा नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब खुद रिड्यूस होगा, तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। बट ये +3 में है, बीच में है। इट कैन एक्ट एज बोथ। ये +4 में है, इट कैन एक्ट एज बोथ। +6 में है, सल्फर की मैक्सिमम +6 है, इट कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। -2 है, नीचे है, इट कैन एक्ट ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। +7 है क्लोरीन, तो क्लोरीन चलो कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 2, 8, 7, वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम +7, मिनिमम -1, ऑलरेडी +7 में है, और तो ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। नीचे जाएगा तो रिड्यूस होगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ समझ रहे हो आप लोग? हेलो, हाँ सर, यस सर। आप ना रफ लिख लो, ये आपकी, ये कोई टीचर सेपरेटली लिखाएगा नहीं। लिखाने के लिए मुझे पूरा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चैप्टर में जाना पड़ेगा, तो मैं लिखाऊंगा ऐसे नहीं। आप साइड में कहीं पे कागज में रफ कर लो, रफ करके अपनी भाषा से लिख लो। कोई एक एलिमेंट लेके अपनी भाषा में। 2 मिनट आपको छोड़ रहा हूँ। ये पी ब्लॉक में बड़ा अच्छा, डी ब्लॉक में आप ऐसा नहीं कर सकते। पी ब्लॉक में बड़ा अच्छा होता है, डी ब्लॉक में भी होता है, थोड़ा केयरफुली अप्लाई करना पड़ता है। पी ब्लॉक में बड़ा सेफ है। No element can have an oxidation state more positive
than the number of electron present in the valence shell for p block. No element can have an oxidation state more positive than the number of electron present in the valence shell. Cannot be more negative than the number of electrons required to complete its octet. अपनी भाषा से लिख लो साइड में. फॉर एग्जाम्पल सल्फर का मैक्सिमम +6, मिनिमम -2, नाइट्रोजन का मैक्सिमम +5, मिनिमम -3. बस अब आप 2-4 एग्जाम्पल कर लो. दिस इज ओनली रिड्यूसिंग एजेंट, R मैंने लिखा. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, O मैंने लिखा. ये RO मतलब दोनों काम करेगा, ये RO दोनों काम करेगा, ये O, ये R, ये O. अब चाहो कुछ एग्जाम्पल कर लो, ताकि मैं सल्फर डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी पढ़ाने से पहले मैंने बड़ा सेफली इंट्रोड्यूस कर दिया कि इट कैन बिहेव बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट. नाउ आई लाइक टू इंट्रोड्यूस वन थिंग जो कि बहुत बातें होता रहता है, बहुत डिस्कशन होता रहता है. वो ये है कि नासेंट हाइड्रोजन, नासेंट ऑक्सीजन. आप लिखना बंद करेंगे, ये पार्ट थोड़ा मैं समझाऊंगा, बच्चों में बहुत डाउट होता है. आपका राइटिंग हो गया? जो मैंने बोला थोड़ा सा लिखे आप, हटा दो ये. यस सर. इनऑर्गेनिक को स्ट्रॉन्ग करना है. मुझे इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा चाहिए. अगर आप बोलोगे सर क्या, मुझे इनऑर्गेनिक सबसे पहले अच्छा चाहिए. रीजन इज बिकॉज इस पे कम समय में सबसे अच्छा नंबर आएंगे, समय कम लगेगा, एग्जाम हॉल में नंबर अच्छे आएंगे. बट दैट इज द ओनली रीजन. बाकी मुझे कुछ और नहीं देखना है, कितना मुझे याद रखना पड़ रहा है, कितना इंटरेस्टिंग नहीं है आई डोंट केयर. सिंपल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. अच्छा सुनो, अब ना मैं क्या सिखाऊं आपको, एक छोटी सी बात सिखाऊं जो कि नासेंट हाइड्रोजन, नासेंट ऑक्सीजन के लिए होता है. यू विल नॉट राइट एनीथिंग, राइट? वेट. मानो यू हैव गिवन मी रिएक्शन टू राइट डाउन रिएक्शन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड विथ क्लोरीन, राइट? विथ क्लोरीन आपने मुझे रिएक्शन दिया है इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो मैंने कैसा लिखा, देखिए मैंने ऐसा लिखा, सल्फर डाइऑक्साइड, डोंट राइट एनीथिंग. सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस H2SO4 and nascent hydrogen. Now nascent hydrogen reacts with chlorine to produce something that is called as HCl. So chlorine is reduced because it has picked up that nascent hydrogen. Now if you want to balance the equation, you can do it like this. 2H2O, H2SO4, so 2H4. ठीक है. This is 2H, this is 2H. Now add them up, cancel. So this comes your final equation, SO2 plus chlorine plus 2H2O. It is your 2H2SO4 plus 2HCl. Now this particular kind of writing, student की मन में एक impression create करता है. There is something like nascent hydrogen, nascent oxygen. Now see, I'm going to write down the same reaction but in a slightly different way. My whole purpose is to write a redox reaction. When I write a redox reaction, my eyes move towards only those species which are oxidized or reduced. I don't care about those which are just remaining in the medium or which just they remain in the medium as a spectator ion. मैं उन आयन पे मेरा ध्यान नहीं है. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे केमिकल रिएक्शन पता है, मुझे पता है कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ जाएगा, सल्फेट को जाएगा इस रिएक्शन में. तो हियर इज माय वन रिएक्शन, सल्फर डाइऑक्साइड टू सल्फेट. नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, क्लोरीन टू क्लोराइड. ये प्रोसेस में यही चेंज है. अब मैं ऊपर वाले रिएक्शन को बैलेंस कर रहा हूँ. देखिए एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करूंगा. यहाँ 4 ऑक्सीजन है, थोड़ा ज्यादा स्पेस लूँ, ये तो खराब दिखेगा, नीचे लेकर देता हूँ. मैं क्या कर रहा हूँ ना, केमिकल चेंज आपको कोई नहीं बताएगा. कोई केमिकल रिएक्शन आपको केमिकल चेंज बताता नहीं है, वो आपको पता होता है, आप लिखते हैं. मैं बड़ा सिंपल बोल रहा हूँ. केमिकल रिएक्शन की लेफ्ट हैंड साइड में आप क्या ये लिख दिए कि आपको पता चल गया कि कोई फॉर्मूला के सहारे कि यही बनेगा, वो गलत बात है. ऐसी कोई बात नहीं होता है. कोई भी स्टूडेंट हो, टीचर हो, व्हेनेवर ही और सी इज राइटिंग रिएक्शन लाइक दिस, उसको प्रायर आइडिया उसका होता है कि यही बनेगा, क्योंकि दीज आर ऑल एक्सपेरिमेंटल साइंस. आपकी बोलने से कुछ नहीं होता है यहाँ, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता है. माई ऑब्जेक्टिव इज टू हाउ टू राइट दैट इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस इट, हाउ टू राइट. दिस इज वन ऑफ द मेथड. Where you write it or you explain it
using nascent hydrogen. And when you say that chlorine picks up nascent hydrogen, it becomes extremely easy to understand that chlorine is reduced because it has picked up hydrogen, and sulfur dioxide is oxidized because it has lost hydrogen. My objective is to represent the same reaction in a slightly different way. This is what is called as ionic method of writing the reaction. The same reaction I am writing in a different way. Look at the balancing this time. To balance 2 oxygen, I added 2 water here. To balance हाइड्रोजन मैंने यहाँ 4H प्लस ऐड किया है. जहां ऑक्सीजन की कमी हो वाटर ऐड करो, जहां हाइड्रोजन की कमी हो H प्लस ऐड करो, क्योंकि आप एसिडिक मीडियम में हो. ये 4 ऑक्सीजन था, यहाँ 2 ऑक्सीजन था, 2 ऑक्सीजन की कमी था तो 2 वाटर ऐड किया. बाय द वे 4H आ गया. 4H को पाने के लिए 4H प्लस ऐड किया क्योंकि मैं एसिडिक मीडियम में हूँ. अब चार्ज बैलेंस करूंगा. यहाँ 4 पॉजिटिव चार्ज 2 नेगेटिव चार्ज, तो 2 पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा है. इस तरह मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करके बैलेंस करता हूँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. मैं कहीं पे मुझे पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा दिखता है तो मैं इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता हूँ. दूसरा बैलेंस कर रहा हूँ. देखिए क्लोरीन टू क्लोराइड, मुझे पता है क्लोरीन क्लोराइड बनता है, मुझे पता है, मुझे रिएक्शन नहीं सिखा है, मुझे पता है क्लोरीन इस रिएक्शन में क्लोराइड होता है. तो बैलेंस किया 2 क्लोराइड. चार्ज बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया. अब दोनों को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया. सल्फर डाइऑक्साइड प्लस 2H2O प्लस क्लोरीन is equal to SO4 2 minus plus 2 chloride plus 4H plus. Check carefully. I have written the same thing. पूरा समान चीज मैंने लिखा है. फर्क है कि this time I have written my reaction in ionic pattern, not in molecular pattern. If you see this reaction writing carefully, you will quickly realize that there is absolutely no need of nascent hydrogen. कहाँ nascent hydrogen है? nascent नहीं है, इलेक्ट्रॉन से. तो इसे क्या सीखा है मैंने ना? nascent hydrogen, nascent oxygen कुछ नहीं है, वो तो एक hypothetical substance है. I get surprised, really surprised जब मैं देखता हूँ बुक में nascent hydrogen के बारे में एक सेपरेट लिखा रहता है कि this is more reactive. कुछ किताबों में लिखा रहता है कि nascent hydrogen is more reactive than ordinary hydrogen. The point is that there is no such species. nascent hydrogen नाम का कुछ है ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन ही है. nascent hydrogen क्या है? ऐसा कुछ नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन ही है. आपकी राइटिंग पैटर्न चेंज होने से आप ऐसा कर रहे हो. आप जब मॉलिक्यूलर पैटर्न से इक्वेशन को लिखते हो तो आपको दिखाना पड़ता है कुछ तो ट्रांसफर हुआ है यहाँ से यहाँ, तभी ना ये रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ. और कौन है? मॉलिक्यूलर पैटर्न में यू कैन नॉट राइट एन इलेक्ट्रॉन, देयर यू आर राइटिंग nascent हाइड्रोजन और nascent ऑक्सीजन. In ionic pattern, you can safely replace it by using electron. This is the same thing that you had studied while in 9-10. Oxidation की definition क्या था? ना loss of hydrogen, माने removal of hydrogen, addition of oxygen, addition of electronegative atom on ion, removal of electropositive atom on ion, loss of electron. Oxidation can be defined in several different ways. This is oxidation because loss of electron. This is also oxidation because loss of hydrogen. Since the pattern of writing has changed, you are writing nascent hydrogen. In other words, मैं conclude क्या कर रहा हूँ? Ionic equation में जो इलेक्ट्रॉन है वही तरह nascent hydrogen या nascent oxygen होता है molecular equation में. ये molecular pattern of writing है, ये ionic pattern of writing है. Ionic pattern of writing में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही molecular pattern of writing में nascent hydrogen होते हैं. Otherwise nascent hydrogen की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. वो तो एक हाइपोथेटिकल सब्सटेंस है, हम सोच लिए हैं. क्योंकि क्या करूं, नहीं तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन कि दिस रिएक्शन हैज टेकन प्लेस बाय ट्रांसफर ऑफ व्हाट? वो मजबूरन मुझे हाइड्रोजन लेना पड़ता है. तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द राइटिंग पैटर्न ऑफ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक रिडॉक्स रिएक्शंस. आई प्रेफर दिस व्हाइल टीचिंग स्टूडेंट्स. मुझे ये बहुत सिंपल लगता है. This can be complex at times. बड़ा सिंपल है ना, nascent hydrogen करते हुए करते जा रहे. तो when I read them, जब मैं इसे पढ़ता हूँ व पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि it is best कि पहले आप सीखो वो किसको रिड्यूस करता है और वो कॉमन इक्वेशंस को सीखो. जोड़ तो खुद लोगे, जोड़ के मत पढ़ो, इनको ऐसा मत पढ़ो. They can be extremely painful or burdensome. जैसे
पार्ट पार्ट पढ़ो, जैसे मैं पढ़ाऊँ तो कैसे पढ़ाऊँ दिखाता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँ तो थोड़ा सा आपको नेसेंट हाइड्रोजन की आइडिया क्लियर हुआ। नेसेंट हाइड्रोजन नाम का कुछ नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन ही है जिसको आप नेसेंट बोलते हैं। फाइन, हेलो, यस। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो ये रिडॉक्स की तो हम लोग क्या सीखे अभी तक, हम क्या सीखे, मैंने दो चीज़ पे जोर दिया, अभी तक पढ़ाया तो नहीं है अभी तक प्रॉपर्टीज में। एक तो जोर दिया कि आप इस बात को पहचानो कि सल्फर डाइऑक्साइड कैन बिहेव एज बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा आप ये पहचानो कि अगर मैं कहीं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कोई रिडॉक्स रिएक्शन लिख रहा हूँ तो ये समझो कि वही इलेक्ट्रॉन ही है जो आप आने की क्वेश्चन में लिखते हो। नेसेंट हाइड्रोजन लिखा जा रहा है इन ए मॉलिक्यूलर पैटर्न ऑफ राइटिंग द रिएक्शन। राइट डाउन विथ मी। बट अब कुछ मैं और लिखते हुए वहां पहुंचूंगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर, या एसिडिक in nature. When it passes through lime water, it turns lime water milky. इसलिए होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड तो बनाएगा कैल्शियम सल्फाइड प्लस वाटर, ये तरह मिल्की है। ऑन एक्सेस पासिंग मिल्कीनेस डिसअपियर। ये सॉल्युबल है, पूरा सॉल्युबल हो जाता है कैल्शियम बाइसल्फाइड। तो मिल्कीनेस इसलिए डिसअपियर करता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड कैन एक्ट बोथ एज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एज रिड्यूसिंग एजेंट। बस ठीक है, यहां तक लिख लीजिए क्योंकि मुझे 6 बजे ही और एक क्लास स्टार्ट हो जाता है मेरा। यहां तक लिख लीजिए आप, ठीक है, संभाल लेंगे इसे, हो जाएगा ठीक करके। इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। एक बार मेट्रोलॉजी आप 2-3 बार रीडिंग लगा लेने के बाद ना, 2-3 बार गैप देके रीडिंग लगाने के बाद एक बार आप असाइनमेंट लेके बैठो, देखो कैसे बन रहा है क्वेश्चन। कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, हो सकता है, उस पर चिंता की बात नहीं है, लेकिन फिर भी देखो पॉजिटिव साइड देखो बन जाएगा कितना आराम से। पर 2-3 बार पढ़ने के बाद बैठना, तो क्या होगा ना, तुम्हारा माइंड रिकॉल कर लेगा कि हाँ यही ऑप्शन देखने के बाद याद आ जाएगा तुम्हें। ठीक है, मैं तो छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई हैव टू एंटर अनदर। थैंक यू। बाय।